वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। कल यूएस मार्केट्स ने एक वीक ओपनिंग देखी एंड द रीजन इज कि ट्रेजरी यील्ड्स जो है, यूएस के बॉन्ड्स पर मिलने वाले जो यील्ड्स है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लास्ट वीक का जो ट्रेंड है वो अगेन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। जॉब्स का डेटा एक फोकस में रहने वाली चीज है जो आने वाले दिनों में समझ में आएगा, क्योंकि करंटली जैसा कि आप जानते हैं यूएस फेडरल रिजर्व ने एक पॉज लिया है, लेकिन फिर भी जो फंड रेट्स है वो काफी ज्यादा है। एंड इसके चलते जॉब्स पर कितना असर पड़ता है ये इस डेटा में पता चलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस हफ्ते में आने वाली है। जो करंटली पॉज लिया है फेडरल रिजर्व ने, लेकिन उन्होंने जो भी स्टांस लिया है वो अभी भी रिस्ट्रिक्टिव है। यानी अभी भी वो ऐसे इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में रेट कट्स होने वाले हैं। तो इसी के चलते इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है। कल थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो यील्ड्स है 10 ईयर बॉन्ड्स पर एंड 30 ईयर बॉन्ड्स पर यूएस गवर्नमेंट के, तो वो एक हाई हिट कर गए हैं ऑफ 2007 के बाद पहली बार इतने ज्यादा यील्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर यूएस की इकोनॉमी में मिल रहा है। फेडरल ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये रिस्ट्रिक्टिव स्टांस थोड़ी देर के लिए रहेगा एंड हो सकता है कि एक और रेट हाइक आएगी, जैसा पिछले मीटिंग में फेडरल रिजर्व ने क्लियर किया था। जहां तक कि ऑयल प्राइसेस की बात है तो उनमें थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहा है, जो हमेशा होता है जब भी बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ते हैं। तो राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स की वजह से एंड ऑब्वियसली जो सप्लाई के सिग्नल्स है वो थोड़े बहुत मिक्स्ड आ रहे हैं, तो इसी के चलते ऑयल के प्राइसेस थोड़े से डिक्लाइन होते हुए नजर आए। जेपी मॉर्गन के कुछ टॉप एनालिस्ट्स का ये कहना है कि करंट मार्केट में 2007 जैसी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत बार ऐसे रिसर्च हाउसेस बहुत सारा फियर मॉन्गरिंग भी करते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ कुछ केसेस यहाँ पर बताए हैं कि क्यों उन्हें ये सिमिलर लग रहा है। जेपी मॉर्गन के एक रेगुलर कॉलम में उन्होंने ये बताया है कि करंटली जो चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है एंड जो करंट हेडविंड्स नजर आ रहे हैं टू द ग्लोबल इकोनॉमी इन जनरल, वो काफी सिमिलर है। एंड ऐसी ही सिचुएशन 2007 में दिखी थी, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि करंट सिचुएशन जो है वो आइडेंटिकल नहीं है 2007 से, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक कॉशन की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये कहा है कि जो करंट ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस कि फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स का साइकिल जो है वो खत्म करेगा। एक कंज्यूमर रेजिलियंस नजर आ रहा है, लेबर मार्केट अभी भी अच्छा नजर आ रहा है एंड एक पॉसिबिलिटी है कि एक सॉफ्ट लैंडिंग होगा। यानी जो भी रेट हाइक्स को लेके जो भी रिस्पॉन्स है इकोनॉमी का वो अभी भी अच्छा रहेगा। तो ऐसी सारी चीजें जो है वो 2007 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले भी नजर आई थी, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। एडिशनली उन्होंने ये बोला है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो थोड़े से वर्सन होते हुए नजर आए, यानी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं एंड वैल्यूएशंस अभी थोड़े से लेस फेवरेबल लग रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। एज आई सेड अर्लियर, ये एक ओपिनियन है। 2007 के बाद से ऑलमोस्ट हर साल पर किसी ना किसी ब्रोकरेज हाउस ने ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है कि ये टाइम भी 2007 जैसा ही। तो ऐसा होगा या नहीं होगा दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत बार जैसा कि मैंने कहा था कि फियर मॉन्गरिंग भी कई बार ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस दिखाते हैं। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर सबसे पहली न्यूज है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेज मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। तो सितंबर मंथ के पीएमआई के नंबर्स कल सामने आए थे, जहां पर इंडिया का जो परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है वो एक 5 मंथ लो पर पहुंचा है टू 57.5। हालांकि ये 5 मंथ लो जरूर इसे कह रहे हैं, लेकिन 57.5 इज अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि 50 के ऊपर जब ये नंबर आता है तो दैट शोज की जो इकोनॉमिक एक्सपांशन है वो काफी अच्छे से हो रहा है। कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो यूएस का जो पीएमआई इंडेक्स है वो काफी टाइम से 50 के नीचे चल रहा है। करंटली इट इज समवेयर अराउंड 49। तो उसके कंपैरिजन में इंडिया का ये पीएमआई नंबर काफी एनकरेजिंग है। जो गुड्स प्रोड्यूसर्स जो है उन्होंने नोट किया है कि थोड़ा सा माइल्ड स्लो डाउन सितंबर के मंथ में दिखा है एंड जो शार्प राइज है न्यू ऑर्डर्स में वो एक सस्टेन्ड एक्सपांशन, इनपुट परचेजिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें इस नंबर के द्वारा करंटली नजर आ रही हैं। हालांकि
जो नए एक्सपोर्ट्स है उनमें जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो गई है इन इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड दैट इज द की रीजन क्यों, बिकॉज दिस पीएमआई इंडेक्स हैज कम डाउन इन द लास्ट 5 कंपेयर टू द लास्ट 5 मंथ्स। अल्दो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि लोएस्ट फॉर 5 मंथ्स ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी ये 50 के ऊपर है, एंड जो लॉन्ग रन एवरेज है इस इंडेक्स का वो 53.9 है। तो उसके कंपैरिजन में 57.5 स्टिल शोज की एक शार्प सिग्नल है टुवर्ड्स एक्सपांशन। तो चाहे ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ हो, लेकिन अभी भी दिस नंबर कैन बी कंसिडर्ड क्वाइट रोबस्ट। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अपनी नेक्स्ट मीटिंग रखने वाली है इन द अक्टूबर मंथ, एंड ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट कि जो रेपो रेट्स है वो अनचेंज्ड रहेंगे एट 6.5%। इसका एक रीजन ये है कि जो मॉडरेशन नजर आया है सीपीआई इंडेक्स नंबर्स में, तो उससे ऐसा बिल्डअप हो रहा है कि शायद अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ इवन कटिंग द रेट्स और हाइकिंग द रेट्स। आरबीआई के पास काफी कम रीजन है टू चेंज द पॉलिसी सेटिंग्स, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है, एंड इसी के चलते जो इन्फ्लेशन के थोड़े बहुत कंसर्न्स है, बिकॉज ऑब्वियसली क्रूड के प्राइसेस जब भी $100 पर बैरल के आसपास आते हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री जो इतना डिपेंडेंट है क्रूड पर, तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन अभी भी वो नंबर्स में नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो आने वाले मंथ्स में ये समझ में आएगा कि इसका कितना असर पड़ा है इन्फ्लेशन नंबर्स पर एज ऑफ नाउ ऐसी कोई मेजर चीज नहीं लग रही है जिसकी वजह से एमपीसी कमिटी जो है वो चेंज करेगी रेट्स, ऐसा सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी भी एक हॉकिश पॉज रख सकता है, यानी अभी भी जो सारे सेंटिमेंट्स है वो इसी पर है कि हमें अभी भी इन्फ्लेशन को टैकल करना है, टारगेट रेट के नीचे लाना है, कंसिस्टेंटली टारगेट रेट के नीचे रखना है। तो यही सारी चीजें ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई यहाँ पर करेगा। आरबीआई ने पिछले एक साल में यानी मई 2022 प्रिसाइसली तब से 250 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया है। करंटली जो रेट्स है वो 6.5% है, एंड इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये जो सर्ज है क्रूड प्राइसेस में, इसके बाद भी ऐसा अनलाइकली है कि सेंट्रल बैंक जो है वो रेट हाइक्स करेगा। वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने वाला है कल से, इसी के चलते फ्लाइट सर्चेस जो है इंडिया की इकोनॉमी में वो 15% से इंक्रीज हो गए हैं फॉर इनबाउंड ट्रैवल, यानी इंडिया में होने वाले ट्रैवल के लिए फ्लाइट सर्चेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाईएस्ट डिमांड जो है वो करेंटली ऑस्ट्रेलिया से नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सर्चेस के थ्रू आने वाला डिमांड 31% से इंक्रीज होता हुआ दिखा है ऑन सम ऑफ द वेबसाइट्स थ्रू विच द बुकिंग्स फॉर द फ्लाइट्स आर डन। डोमेस्टिक फ्रंट में भी दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद, ये सारे जो रूट्स है ये एक टॉप सर्च रूट्स रहे हैं फॉर द डेट्स ऑफ अक्टूबर 13th एंड 14th, जिसके पास इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच अहमदाबाद में होने वाली है। तो ये मैच की वजह से जो स्पाइक है एयर ट्रैवल में वो काफी ज्यादा है। अहमदाबाद जो होस्ट सिटी है इस मैच के लिए, वो एक सेकेंड हाईएस्ट सर्च रूट रहा है फॉर दीज 2 डेट्स, जबकि ये सिटी टॉप 20 में भी नहीं आती इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट सर्चेस और फ्लाइट बुकिंग्स। तो उसके बावजूद ये 2 दिन के लिए इतना ज्यादा डिमांड करंटली नजर आया है। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जैसा इवेंट काफी बड़ा इवेंट है, स्पेशली इंडिया के लिए जहां पर क्रिकेट इतना ज्यादा फॉलो किया जाता है, तो इसके चलते हो सकता है टूरिज्म जैसे इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट इस साल में मिले। एंड आपने बहुत सारे स्टोरीज तो सुने ही होंगे 1-2 महीने से जो आ रहा है कि अहमदाबाद में होटल के बुकिंग्स इतने ज्यादा बढ़े हैं कि पीपल आर इवन बुकिंग हॉस्पिटल्स फॉर इन ऑर्डर टू हैव एन अकोमोडेशन इन अहमदाबाद। बहुत सारे सिटीज है जहां पर सप्लाई जो है वो डिमांड को मैच नहीं कर पा रहा है, इसी के चलते प्राइजेस ऐसे टाइम पर ज्यादा बढ़ते हैं। एंड वही नजर आया है कि ऐसे सारे सिटीज में जो भी अकोमोडेशन के प्राइजेस है, विलाज, होम स्टेज, ये सारे प्राइजेस जो है वो काफी बढ़ रहे हैं। सितंबर मंथ के 2 व्हीलर के सेल्स के नंबर्स आए हैं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स टू बी प्रिसाइज, तो इनमें थोड़ा सा मॉडेस्ट ग्रोथ नजर आया है इन कंपैरिजन टू अगस्त। 63,760 यूनिट्स टोटल बेचे गए इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगस्त के मंथ में ये 62,000 था नंबर, तो थोड़ी सी इंक्रीज यहाँ पर नजर आ रही है। इस इंडस्ट्री में क्या हुआ है पिछले 6 महीने में, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हुई है वो ये है कि सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देता है, फेम सब्सिडीज, वो यहाँ पर कट कर दी गई है, जिससे डायरेक्ट इफेक्ट आता है इन ईवी 2 व्हीलर्स के कॉस्ट पर, क्योंकि सब्सिडी ना मिलने पर जो कस्टमर है उसको ज्यादा कॉस्ट अपफ्रंट देनी पड़ती है। एंड इसी वजह से इस इंडस्ट्री के नंबर्स काफी ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं कुछ महीनों से। जून के मंथ में ये नंबर 46,000 चला गया था, विच इज अ मैसिव ड्रॉप। जबकि अगर हम
हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स की बात करें तो मई के मंथ में 1,05,000 यूनिट्स जो थे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बेचे गए थे। तो वहां से ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप एक ही मंथ में दिखी जब फेम सब्सिडी रिकॉल कर दी गई बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद थोड़ी सी इंक्रीज यहाँ पर नजर आ रही है। प्लेयर्स लाइक टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एम्पियर इलेक्ट्रिक, ये सारे कंपनीज मार्केट शेयर में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ओला इलेक्ट्रिक जैसे जो कंपनीज है वो अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन काफी बढ़ रही है, तो ऐसे में मार्केट शेयर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट शेयर की जहां तक बात आती है तो ईवी टू व्हीलर अभी भी बहुत छोटा मार्केट है, ऑल्दो यहाँ पर ग्रोथ लीवर्स काफी ज्यादा है, लेकिन बिकॉज ये बहुत छोटा मार्केट है इसलिए मार्केट शेयर के जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के जो चीफ बिजनेस ऑफिसर है उनका हालांकि ये कहना है कि फेस्टिव सीजन आने की वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में सेल्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। अब बढ़ते हैं कुछ कंपनी वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली अपडेट कल डी मार्ट ने दी है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने Q2 के क्वार्टरली फाइलिंग्स, क्वार्टरली अपडेट्स एक्सचेंज पर कल जो है वो पोस्ट किया है। डी मार्ट का रेवेन्यू 18.5% से जंप हुआ है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड Q2 का रेवेन्यू कंपनी का रहा है 12,308 करोड़। एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो डी मार्ट का चेन ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट करती है, उनका पिछले साल ये जो रेवेन्यू था इस क्वार्टर में वो 10,384 करोड़ था। अगर हम इनके स्टॉक प्राइस की बात करें तो ईयर टू डेट यानी अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में 8.63% से स्टॉक जो है वो गिरा है। पिछले एक साल में ही 16% से इस स्टॉक की वैल्यू जो है वो गिरी है, एंड द रीजन इज कि ग्रोथ के नंबर्स वो उसके वैल्यूएशंस को करंटली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ऑल्दो एक्सपेक्टेशन यही है कि ओवर अ लॉन्गर टर्म दे माइट सस्टेन, एंड इसी के चलते कंपनी का पी अभी भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाए। आज ये देखना होगा कि किस तरह से मार्केट इस नंबर को रिएक्ट करता है, बट कंपनी ने पास्ट में इससे ज्यादा ग्रोथ पोस्ट की है, तो उसी के चलते मार्केट कैसे इस चीज को देखता है वो आज देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। कंपनी करंटली 336 डीमार्ट स्टोर्स ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, एंड इस क्वार्टर में यानी Q2 के क्वार्टर में कंपनी ने 9 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं। तो नए स्टोर्स का एडिशन का नंबर पहले ज्यादा हुआ करता था, वो भी थोड़ा सा सबड्यूड नजर आ रहा है, बिकॉज डीमार्ट ऑब्वियसली ऐसी मॉडल फॉलो करता है जहां पर वो लैंड खरीद लेता है, वहीं पर अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करता है जहां पर डीमार्ट के स्टोर्स ऑपरेट करते हैं। तो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लीजिंग मॉडल। तो कंपनी को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि उन्हें नया लैंड कहाँ मिल रहा है, कैसे कैसे लोकेशंस है, एंड ऑल दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जिसके चलते थोड़ा सा स्लोइंग नजर आ रहा है इन द न्यू स्टोर्स एडिशन काउंट। JSW जो है दैट इज इन इनिशियल टॉक्स टू सीमेंट अ डील विद जर्मनीज हाइडेलबर्ग सीमेंट। हाइडेलबर्ग मटेरियल्स जो है उनका इंडिया बिजनेस है हाइडेलबर्ग सीमेंट के नाम से। तो इसी के चलते कल हाइडेलबर्ग सीमेंट का जो स्टॉक प्राइस था वो भी 6 to 7% से ऊपर रहा है। JSW सीमेंट ऑलरेडी एक काफी मेजर प्लेयर है इन लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज करंटली इन इंडिया, एंड हाइडेलबर्ग मटेरियल्स का जो इंडिया बिजनेस है उसकी कैपेसिटी लगभग 13.4 मिलियन टन पर एनम का उनका कैपेसिटी है सीमेंट बिजनेस का। तो उसी के एक्विजिशन की बातें करंटली हो रही है। JSW ग्रुप ने एक ऑफर की थी टू अक्वायर हाइडेलबर्ग्स लोकल एंटिटीज जो जिनकी कैपेसिटी मेनली इंडिया रिलेटेड बिजनेस में है। इंडिया ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा मार्केट है सीमेंट बिजनेस के लिए, इट्स द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर नजर होना एक आम बात है। ऑब्वियसली कंपटीशन यहाँ पर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसी के चलते JSW थोड़े ज्यादा स्ट्राइड्स बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी हाइडेलबर्ग फाइनल कॉल नहीं, उन्होंने अब तक फाइनल कॉल लिया नहीं है अबाउट द इंडिया एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो ये एक चीज है जिस पर अब तक डेवलपमेंट होनी है। ये सारी चीजें अब तक सिर्फ रूमर्स है, अब तक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट कंपनी ने नहीं की है। JSW सीमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनकी कैपेसिटी इससे 19 MTPA से 60 MTPA हो जाएगी इन द कमिंग 5 years। IDFC फर्स्ट बैंक likely है टू लॉन्च अ QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट दिस वीक। इससे ऐसा माना जा रहा है कि बैंक जो है लगभग 2000 करोड़ के फंड्स जो है वो रेज करेगी, एंड इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज मेनली बैंक करेगी अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बूस्ट करने के लिए एंड टू फंड द फ्यूचर ग्रोथ। पिछले एक साल से IDFC फर्स्ट बैंक ने बहुत कोशिश की है टू रेज देयर डिपॉजिट बुक। उन्होंने काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट भी ऑफर किए हैं ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो इससे वो अपना डिपॉजिट बुक बढ़ा रहे हैं ताकि वो अपना लेंडिंग बुक जो है वो उतने ही फास्ट पेस से ग्रो कर पाए।
जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आया था जिसका लिस्टिंग कल हुआ है एंड उनका स्टॉक 31% से ऊपर रहा ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है आफ्टर अदानी पोर्ट्स एंड ये एक काफी बड़ा सर्ज उनके फर्स्ट ट्रेडिंग डे पर दिखा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू ग्रुप का पार्ट है विच इज लेड बाय सज्जन जिंदल एंड इट इज द फर्स्ट बिजनेस ऑफ द कंपनी जिसने आईपीओ किया है आफ्टर 2010 में जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने लिस्टिंग हासिल किया था। तो उसके बाद ये 13 साल के बाद उनके ग्रुप ने एक आईपीओ यहाँ पर लॉन्च किया है। करंटली आईपीओ की जहां तक बात आती है तो बहुत सारे कंपनी सक्सेसफुली आईपीओ दे पा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इनको जो रिस्पॉन्स है करंटली फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। वेदर इट वाज इन द केस ऑफ आर आर काबिल और कॉनकॉर्ड बायोटेक, सारे आईपीओ जो है वो करंटली काफी अच्छे से लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 2800 करोड़ का फंड रेस जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने इस आईपीओ के थ्रू किया है एंड अभी भी जो प्रोमोटर ग्रुप है उनके पास 85.61% स्टेक कंपनी में है। कंपनी का प्लान है कि उनका जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो डबल कर सके टू 300 मिलियन टन पर एनम, 300 एमटीपीए बाय 2030। बट अभी भी उसके बाद भी वो अदानी पोर्ट्स से कम कैपेसिटी पर ही होंगे। अदानी पोर्ट्स की करंट कैपेसिटी इज अबाउट 558 एमएमटीपीए। अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ समथिंग दैट आई केम अक्रॉस व्हाइल एनालाइजिंग द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफी बड़ी है, इट्स ऑलमोस्ट 700 बिलियन यूएस डॉलर्स। एक बहुत ही यूनिक चीज मुझे इसके दौरान ये पता चली है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक काफी मेजर काफी बड़े 4 प्लांट्स उनके वियतनाम में है एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रीब्यूट्स अराउंड 28% टू वियतनाम्स टोटल जीडीपी। दैट्स राइट। एक सिंगल कंपनी जिन्होंने अपने 4 प्लांट्स एस्टेब्लिश किए, 4 बड़े प्लांट्स एस्टेब्लिश किए इन वियतनाम, तो ये एक कंपनी इस कंट्री के जीडीपी को 28% कंट्रीब्यूट कर रही है। इतना मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सैमसंग ने किया है एंड इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज अदर रिसोर्सेज इससे हमें पता चल रहा है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट सैमसंग का यहाँ पर है। ये जो 4 फैक्ट्रीज है इनकी वियतनाम में जो लोकेटेड है वो सैमसंग के टोटल रेवेन्यू को 30% कंट्रीब्यूट करती है एंड दे आर जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 4.6 बिलियन डॉलर्स। सैमसंग ने ऑलरेडी 18 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट वियतनाम में कर रखा है एंड ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में ये 20 बिलियन डॉलर्स तक भी ले जाएंगे। सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है ग्लोबली वो काफी बड़ी इंडस्ट्री है एंड बहुत कम कंट्रीज के कंपनीज करंटली इसको डोमिनेट कर रहे हैं। इस पर हम एक काफी डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाले हैं जो आने वाले दिनों में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे नजर आएगा, तो डू वॉच आउट फॉर दैट वीडियो ऑन सेमीकंडक्टर्स। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइए एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट investogener.in को विजिट करना मत भूलिए, बहुत अच्छे ऑफर्स है आपके लिए। आप हमारे रिलेशनशिप सेल को कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट ऑन आवर प्रोडक्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।